फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 12th लेकर आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जो ब्रिटिश काल में हुए। तो पहला नंबर, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? वीडियो को पाउच करते हुए आंसर देते चलें। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। क्यों कहा था? देखिए, औरंगजेब जो मुगल वंश का था, औरंगजेब मतलब वो ना, मतलब कि एक निरंकुश शासक था, यानी मतलब उसके हृदय में दया धर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। तो जस्ट लाइक लॉर्ड कर्जन भी ठीक औरंगजेब की ही भांति था। तो क्वेश्चन नंबर, और हाँ देख लीजिए एक चीज़ और, कि मैं जो भी नोट्स आप लोगों को मतलब कि पॉइंट बताती हूँ, आप कॉपी में नोट करते चलिए। तो लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल रहा भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर, तो वो सन 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा था। नोट कर लीजिए, 1899 से 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पहले जो हमारे इंडिया की राजधानी थी वो कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली बनाई गई। तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, और जो डेट है पार्टिकुलर वो आप नोट कर लीजिए कि 12 दिसंबर सन 1911 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए क्या हुआ कि 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन का जो शासक था जॉर्ज पंचम, वो दिल्ली आया था। तो उसी के उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन किया गया था। तो उसी सभा में ही 12 दिसंबर 1911 को यह निर्णय लिया गया कि हमारी जो राजधानी है उस समय की जो कलकत्ता थी, उसको हम लोग चेंज कर देंगे और नई राजधानी दिल्ली बना देंगे। तो ऐसा निर्णय लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अब हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट पड़ा था उसके बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? देखिए फ्रेंड, ये आप कंफ्यूज मत करिएगा। ये जो वर्ड है इस्तमरारी बंदोबस्ती का ही दूसरा नाम जमींदारी बंदोबस्ती है, और इसी का नाम अस्थाई बंदोबस्ती भी है। तो तीनों एक ही चीज़ है, इस्तमरारी, जमींदारी तथा अस्थाई बंदोबस्त। तो किसने लागू किया था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था। अब देखिए कि ये इस्तमारी बंदोबस्त था क्या। तो इसमें क्या होता था ना कि जैसे कृषक लोग अपने ज़मीन में मतलब कि जो भी अनाज गल्ला उगाते थे, तो मतलब कि उस पर कृषक यानी किसानों का वर्चस्व नहीं रहता था। वो मतलब ज़मींदार खरीद लिया था। वो ज़मींदार मतलब किसानों का जितना भी था उसका जो हेड हो गया था वो ज़मींदार हो गया था। अब ज़मींदार क्या करता था कि भू राजस्व का जो 90% भाग रहता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था, और बाकी का बचा 10% ज़मींदार स्वयं अपने पॉकेट में रख लेता था। तो आप सोच के देखिए कि बेचारा मतलब जो किसान लोग रहता था, इतना गर्मी धूप हर सीजन में इतना कठिन परिश्रम करके जो लोग अनाज उगाता था, तो उसको क्या बेनिफिट मिलता था? उसके परिश्रम का उसको क्या लाभ मिलता था? कोई लाभ नहीं मिलता था। तो ये एक घटिया सी बंदोबस्ती थी जिसका नाम था इस्तमारी बंदोबस्त, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लगाया गया था, और ये मुख्यतः बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा राज्य में लगाया गया था। और ये कब लगाया गया था तो ये भी नोट करते चलिए। तो ये सन 1793 ईस्वी में लगाया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था इस्तमारी बंदोबस्त बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रांतों में। इस्तमारी बंदोबस्ती यानी अस्थाई बंदोबस्ती थी क्या, वो आपको मैंने बतला दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आ गया ये वर्ड अस्थाई। तो अभी जस्ट मैं आपको बताई फ्रेंड कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो कब लागू किया? तो सन 1793 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? ऑप्शन पढ़िए आप।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ क्यों लागू किया गया, तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, उसी को बिहार में परमानेंट सेटलमेंट का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, यानी सर टॉमस मुनरो ने कौन सी बंदोबस्ती शुरू की थी, तो उस बंदोबस्ती का नाम था ऑप्शन नंबर सी यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब देखिए कि ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था, तो इसके अंतर्गत क्या होता था ना फ्रेंड कि प्रत्येक जमीन धारक को, यानी जिसकी ज़मीन होती थी उसको मतलब कि भूस्वामी स्वीकार कर लिया जाता था और उसके साथ लगान की जितने भी कंडीशन, जितने भी शर्त होती थी वो फिक्स कर दी जाती थी, तय कर दी जाती थी। तो यही था जो सर टॉमस मुनरो ने मतलब ये बनाया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सर टॉमस मुनरो। 9th नंबर, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, ये एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ बस बोलने का जो मतलब कि क्वेश्चन देने का जो ये है वो चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा टोन को बदला गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकास का सिद्धांत यानी धन निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। अब देखिए ये निकास का सिद्धांत था क्या जिसका प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो इसमें क्या था फ्रेंड कि मतलब कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय जितने भी उत्पाद होते थे ना, तो उसका मतलब कि ये भारतीय उत्पाद का वह पार्ट यानी वह हिस्सा था जो भारतीय जनता मतलब के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, यानी भारतीय जनता खुद के ही वस्तु का यूज नहीं कर सकती थी, वे लोग इससे वंचित थी। और ब्रिटिश शासक लोग क्या करते थे कि यहाँ से भारतीय उत्पाद को इंग्लैंड भेज देते थे। तो आप सोच के देखिए, देश हमारा, वस्तु हमारी, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग उसका यूज नहीं करते थे। और इसका यूज कौन करता था, तो ब्रिटिश काल के जो मतलब कि जो सत्ताधारी थे वे लोग यूज करते थे और फिर इंग्लैंड भेजा जा रहा था। तो यही था निकास का सिद्धांत जिसका प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी, ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट 13 नंबर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट 14 नंबर, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। अब यहाँ से हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड, और वो है सन 1857 की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दिसंबर सन 1856 ईस्वी में। अब ये थी क्या, इसका पूरा माजरा आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। इसमें क्या था ना कि मंगल पांडे एक सिपाही थे, बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में पड़ती है उसकी 34वें बटालियन के एक सिपाही थे। याद कर लीजिएगा, सारा नोट करते चलिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि मंगल पांडे किस बटालियन में सिपाही थे, तो वो 34वें 34th बटालियन के सिपाही थे। और कहाँ पोस्टिंग थी उनकी, तो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था फैजपुर, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी। ठीक है, तो वहाँ उनकी पोस्टिंग थी मंगल पांडे की। तो मतलब जब वो तो हिंदू थे, तो जो कारतूस होता था ना वो गाय की चर्बी से बना होता था और उसको अपने मुंह से निकाल कर फेंकना होता था, हाथ से नहीं, वो मुंह से ही निकलता था, मुंह का यूज करके निकाल कर फेंकना होता था। उसके बाद ही राइफल में से गोलियां चलाई जाना पॉसिबल था। जब तक वो मतलब कि कारतूस नहीं निकाला जाता था तब तक गोली नहीं बाहर निकलती थी। और गाय को तो हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, तो मंगल पांडे ने इसी चीज़ का विरोध किया था और यहीं पर से 1857 की एक बड़ी क्रांति ऑल ओवर इंडिया में व्यापक रूप से फैल गई।
इसी वजह से फैली थी, क्योंकि वो हमारे जो धर्म के साथ हमारा खिलवाड़ कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट 17 नंबर, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट 18, मंगल पांडे की घटना हुई थी। देखिए आ गया यहाँ पर मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी, मैं जस्ट अभी बताई फ्रेंड कि ये पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था बैरकपुर, वहाँ हुई थी। वहीं पर इनका पोस्टिंग था एज ए पुलिस सिपाही के रूप में। 34वीं बटालियन के सिपाही थे मंगल पांडे। नेक्स्ट, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। ऑप्शन ए बैरकपुर। 20 नंबर, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ में सबसे पहली क्रांति भड़की थी। डेट याद कीजिए, 10 मई 1857। नेक्स्ट 21, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ऑप्शन सी, पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट 22 नंबर, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। अब बताइए सैम्बल क्या था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का, तो कमल और रोटी था। नेक्स्ट 23, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। हर क्षेत्र से विद्रोह हो रहे थे और हर क्षेत्र से अपने एक नेता चुने गए थे। और ये जो एसआई का जो मेंस हुआ था पिछले वर्ष, उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए थे। मतलब कि हर क्षेत्र का नाम दिया गया था और सामने में उनके नेता का नाम दिया गया था। 3-4 थे, 4 ऑप्शन, और बताना था कि कौन इसमें से गलत है यानी सही नहीं है, तो ये आपको चूज करना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो 23 का वो ऑप्शन ए हो जाएगा, खान बहादुर। बरेली से खान बहादुर लड़े थे 1857 की क्रांति, उन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट 24, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ऑप्शन सी, झांसी। 25, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ह्यूरोज से। नेक्स्ट 26, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। ये लखनऊ का भी आया था फ्रेंड, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बेगम ऑफ अवध हो जाएगा। यानी बेगम हजरत महल जो थी वे लखनऊ से लड़ रही थी 1857 की क्रांति। बिहार से, हमारा जो बिहार स्टेट है याद कर लीजिए, वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे। नेक्स्ट 27, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। मैं जस्ट अभी आपको बतलाई फ्रेंड, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही थी ये। नेक्स्ट 28, सब आप याद करते चलिए, जो भी इसमें नोट है वो आपको मैं बतला रही हूँ, नोट करते चलिए उसे। तो 28 है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को ही उनके फ्रेंड ने धोखा दिया था। नेक्स्ट 29 नंबर, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे का ही नाम था रामचंद्र पांडुरंग, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, कौन से स्टेट से। जस्ट अभी बताई फ्रेंड कि वो बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट 31, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है फ्रेंड, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजपूत कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह या राजपूत कुंवर सिंह एक ही हैं। नेक्स्ट 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तब देखिए असम से कौन आगे आए थे,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीवान मनी राम दत्त। नेक्स्ट 34, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जगदीशपुर। नेक्स्ट 35, जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन डी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ही जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट 36, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जयपुर केंद्र नहीं था, जबकि अजमेर, नीमच तथा आउवा केंद्र थे। नेक्स्ट 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सआदत खान ने संघर्ष किया था अंग्रेजों से। नेक्स्ट 39 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट 40, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उस उर्दू कवि का नाम था ऑप्शन सी यानी मिर्जा गालिब। 41, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आगरा। नेक्स्ट 42, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन सी उधम सिंह। उधम सिंह किसी भी क्षेत्र से 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिए थे, जबकि बेगम हजरत महल, कई बार ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है कि बेगम हजरत महल लखनऊ से आई थी, वीर कुंवर सिंह तो हमारे पटना के ही थे। नेक्स्ट 43, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो इस सीरीज में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, जबकि तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई तथा बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट था उसने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था इंडिया के तरफ से। नेक्स्ट 44, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्वालियर के सिंधिया। अब आप इसे किस चीज़ का नाम देंगे? मतलब यार इंडियन था ग्वालियर के सिंधिया लोग, उसके बावजूद भी मतलब कि अंग्रेजों की वो सहायता कर रहे थे, आप सोच लीजिए। नेक्स्ट 45, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट 46, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन बी चित्तौड़। नेक्स्ट 47, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट 48, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो सारा तो सत्ता उसी के हाथ में था, तो जाहिर सी बात है लॉर्ड कैनिंग ही बनाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर, यहाँ पर 49 है फ्रेंड कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन बी पामर्स्टन। नेक्स्ट 50, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये विद्रोह तो हुआ फ्रेंड, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? तो इसके पीछे की वजह थी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 51, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि 1857 जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम का एक षड्यंत्र यानी साजिश है, ऐसा कहा था सर जेम्स आउट्रम ने। तो 1857 का जो मतलब कि विद्रोह हुआ वो सब लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया था, कुछ मैं नोट करवा रही हूँ, प्लीज़ आप इसे नोट करते चलिए। तो डिजराइली एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजराइली का कथन था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अब सर जॉन लॉरेंस, तो सर जॉन लॉरेंस का कथन था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, ऐसा कथन सर जॉन लॉरेंस का था। नेक्स्ट 52, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कि वे कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 के क्रांति के बारे में कहा कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी 1857 का विद्रोह। तो उस इतिहासकार का नाम है वी.डी. सावरकर। ऐसा वी.डी. सावरकर का सोच था 1857 के विद्रोह के बारे में। नेक्स्ट 53, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ऑप्शन डी एस.एन. सेन। नेक्स्ट 54, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट 55, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन ए, यह आर.सी. मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट 56, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 नवंबर सन 1858 ईस्वी को। जब ये 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया, असफल ही रहा, तो उसके बाद क्या किया ना कि मतलब कि महारानी विक्टोरिया जो थी उसने मतलब कि जो जितना भी मतलब भारतीय प्रशासन का जो सत्ता था वो ब्रिटिश ताज के हाथों, ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पील आयोग। अब देखिए ये पील आयोग था क्या, तो इसमें क्या था ना फ्रेंड कि जैसे पील आयोग की सिफारिश हुई, तो इस सिफारिश के बाद जो भारतीय और यूरोपीय का जो मतलब कि जो सैनिक लोग थे उसका पहले अनुपात रेशियो था भारतीय का और यूरोपीय का 5:1 रेशियो था, लेकिन जब पील आयोग की सिफारिश की गई तो यह रेशियो घटकर 2:1 हो गया। नेक्स्ट 58 में आ रहे हैं फ्रेंड, यहाँ से जन आंदोलन शुरू हो रहा है, अनेक क्षेत्रों में जन आंदोलन हुए थे। 58, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नील विद्रोह। और नील विद्रोह सन 1859 ईस्वी से लेकर 1860 ईस्वी तक यानी 1 साल चला था। नेक्स्ट 59, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नील दर्पण के लेखक हैं दीन बंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड कि वंदे मातरम गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट 67, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट 62, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ये था फ्रेंड ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था आनंद मठ उपन्यास में, उसका वर्णन किया था। नेक्स्ट 63, मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? जो बिहार का जो मुंगेर जिला है उसका बढ़िया ताल विद्रोह हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट 64, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन पटना में हुआ था। नेक्स्ट 65, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया?
तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया और कूका आंदोलन सन 1840 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक चला था, काफ़ी लंबे टाइम तक, नोट कर दीजिए। नेक्स्ट 66 पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का, और ये पागलपंथी विद्रोह कहाँ से कहाँ तक चला था, तो शेरपुर से लेकर गारो की पहाड़ियाँ तक चला था पागलपंथी विद्रोह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दादू मियाँ। नेक्स्ट 68 वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। नेक्स्ट 69 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 69, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट 70 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, ऑप्शन बी कोल्हापुर। नेक्स्ट, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था, तो इस जनजाति का नाम खोंद था और इस जनजाति के नेतृत्वकर्ता का नाम था चक्र बिश्नोई। 72 कोल विद्रोह जो 1831 से 32 के दौरान चला का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन ए बुद्धू भगत। इनके अलावा भी एक व्यक्ति था, उसे नोट कर लीजिए, बुद्धू भगत और गंगा नारायण, ये दोनों ने मिलकर कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट 73 छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, ऑप्शन बी सन 1820 ईस्वी में। 74 संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू एवं कान्हू, ये दो व्यक्तियों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था और संथाल विद्रोह सन 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक चला था, तकरीबन 1 वर्ष। नेक्स्ट 75 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, ऑप्शन सी मेजर बारो को। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, ऑप्शन ए भील विद्रोह। 77 मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट 78 मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया सन 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह शुरू किया था। नेक्स्ट 79 उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था, तो ऑप्शन डी बिरसा मुंडा से। 80 नंबर मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट 81 जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह था, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 82 बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे, ये झारखंड से थे। 83 बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी झारखंड की राजधानी यानी रांची। नेक्स्ट 84 जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ऑप्शन बी ठक्कर बापा ने। 85 नंबर हौज विद्रोह हुआ तो ऑप्शन सी इज करेक्ट सन 1820 ईस्वी से लेकर 1821 के दौरान। 86 खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट सन 1874 में। 87 संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था, ऑप्शन बी सुरेंद्र साई। नेक्स्ट 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह मोपला विद्रोह फ्रेंड केरल के मालाबार तट पर हुआ था। नेक्स्ट मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था, हमें जस्ट बताई फ्रेंड कि वो केरल का मालाबार तट था। नेक्स्ट 90 नंबर अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अब हम लोग आधुनिक भारत में जैसे ब्रिटिश लोगों ने शिक्षा का जो विकास किया था उसके बारे में
जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। अब देखिए ये मदरसा क्या, ये एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है शिक्षा अध्ययन करने का एक केंद्र, यानी मदरसा में ना उर्दू की शिक्षा दी जाती थी। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और वो पहला मदरसा कहाँ खोला गया अंग्रेजी शासनकाल में, तो कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट 93, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट 94 नंबर, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन देखिए और फिर बताइए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी माइकल मधुसूदन दत्त को। नेक्स्ट 95, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स विल्किंस और उसने सन 1785 ईस्वी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था भागवत गीता को। तो आप डेट याद कीजिए 1785। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं 96 की ओर। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन देखिए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम जोन्स। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में बताई फ्रेंड कि सर विलियम जोन्स ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे और उन्होंने ये जो शकुंतला है जिसका दूसरा नाम अभिज्ञान शकुंतलम भी है, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया था सन 1789 ईस्वी में। आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 97 नंबर, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्टर एक्ट। जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें 1 लाख रुपए राशि दिए गए थे प्रोत्साहन के तौर पर। नेक्स्ट 98, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था। ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट 99, सैडलर आयोग संबंधित था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग किससे संबंधित था। तो ये शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। और सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था। तो सन 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग को गठित किया गया था। अब देखिए सैडलर आयोग के अंतर्गत क्या होता था, मतलब वैसे विद्यार्थी, वैसे स्टूडेंट जो इंटर पास कर चुके होते थे, यानी 12th की एग्ज़ाम पास कर चुके होते थे, तो वे जो आगे पढ़ाई करते थे यानी ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए उनके पास उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान था सैडलर आयोग के तहत। नेक्स्ट 100 और लास्ट नंबर, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सन 1917 ईस्वी में। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चन का एक सेट। आई होप आपको मेरा ये सेट पसंद आया हो। अगर मेरा ये सेट आपको पसंद आया फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे वीडियोज़ को फैमिली तथा फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।